पहले उड़ीसा, फिर राजस्थान, फिर बिहार और संभावित है उत्तर प्रदेश भी। जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर आपको बनना है टीजीटी पीजीटी में शिक्षक तो आप लोगों के लिए 2 राज्यों में वैकेंसी आ चुकी हैं, 2 में आएंगी, और इसमें से बिहार में तो टीआरई 4.2 100% आना है, और जबकि यूपी में भी संभावना है। तो प्यारे बच्चों, आज का सेशन खास होने वाला है कि सरकारी शिक्षक बनने के लिए 6 मुख्य बातें जो आपको याद रखनी है, जो आपको हर लेवल पर काम आएंगी, चाहे आप आरपीएससी का एग्जाम दें, चाहे आप ओएसएससी उड़ीसा के लिए एग्जाम दें, या आप बिहार का एग्जाम दें, या फिर आप उत्तर प्रदेश में जो संभावित वैकेंसीज हैं टीजीटी पीजीटी की या एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती की, उसका आप एग्जाम दें। चलिए प्यारे बच्चों, मेरा नाम है शिवम त्यागी और आज मैं आपसे इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करने वाला हूं। देखिए दरअसल होता क्या है कि हम लोग तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद एग्जाम देते हैं, 1-2 नंबर से एग्जाम रुक जाता है, कई बार हम प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाते, कई बार हम प्री क्वालिफाई कर पाते हैं, मेंस भी लिखते हैं या मेंस को हम देते हैं एग्जाम को, और 1 या 2 नंबर से हम रह जाते हैं। ऐसा होता है तो बड़ा दुख होता है, हमको भी होता है भी, हम जिस बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चा इतनी मेहनत करता है, एक बच्चे को संवारने में एक लंबा समय लगा है। आप लोग बचपन से जब से 3, 4, 5 साल के थे, आप तब से पढ़ते हुए आए हैं, और 25 साल तक, 22 साल तक, 26 साल तक, कुछ बच्चे 30 वर्ष की उम्र तक एग्जाम देते हैं। तो एक लंबा समय आप लोगों ने अपने ऊपर खर्च किया है। इस खर्च करने के लिए कुछ तो इसका रिटर्न, कुछ तो इसमें उत्पाद के रूप में आपको मिलना चाहिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि अगर आप एग्जाम को सच में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप अपने जीवन के घंटों को, अपनी दिनचर्या को ऐसे व्यवस्थित करें कि आप 7 से 8 घंटे तो कम से कम पढ़ ही सकें। इसके अलावा भाई देखिए दरअसल क्या है कि कोई भी एग्जाम उतना इजी नहीं होता कि उसको आसानी से पढ़ करके या 1-2 घंटा पढ़ करके क्वालिफाई किया जा सके। हाँ, एक कुछ अपवाद या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, भाई आपने पहली बार में पढ़ा, आपको एक बार में सारी चीजें समझ में आ जाती हैं तो अच्छी बात है, या फिर आप किसी एग्जाम में 1 या 2 नंबर से रहे हैं, फिर वही एग्जाम दोबारा दे रहे हैं या उसके जैसा दोबारा दे रहे हैं, तो थोड़ा सा टेंशन, 1-2-3 घंटे अब पढ़ाई आपकी काम कर जाएगी। फिर भी मेरी राय तो ये 5 घंटे से कम तो आप किसी भी परिस्थिति में ना दें। तो जो बच्चे जॉब वाले हैं, जो बच्चे जो गृहिणी हैं या जो आपका मैरिड हैं, उन लोगों के पास ना अधिक जिम्मेदारियां हैं, उनके पास समय का अभाव है। तो भाई प्यारे बच्चों, आप क्या करें, देखिए मेरी आपको जो है यही सलाह है, आप पहले तो 1-2 घंटा आपका क्लास को बहुत ध्यान से पढ़ें, और फिर आप सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग उठ करके या रात में देर रात तक, वो जैसे आपको कंफर्ट हो। भाई एक सिद्धांत कभी भी हर व्यक्ति पर, हर बच्चे पर, हर विद्यार्थी पर लागू नहीं होता। आप वैसे पढ़ें तो आप एक निश्चित समय दे दीजिए, आप अपना समय बांध दीजिए कि भाई इस समय मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है, घर में त्योहार है, ठीक है मैं इस समय तक पढ़ूंगा या मैं पढ़ूंगी, है ना। हम काम को किस तरीके से मैनेज करेंगे ये हमारी है। भाई कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाइक पर, जिनका जैसे मान लो एक बच्चा हमारा है वो एमआर है, अब उसका काम बाइक पर घूमने का, तो आप एयरफोन लगाइए, आप क्लास को सुनिए। भाई आप देख नहीं पा रहे तो आप सुनिए, कुछ ना कुछ तो आपको याद होगा। भाई आप रास्ते में जा रहे हैं, आप क्लास को सुनते रहिए, जैसे आप गाने सुनते हैं बेसिकली एयरफोन में, वैसे आप क्लास को सुन सकते हैं। देखिए आप लोगों का भविष्य है इसको, और आप लोगों का जीवन है, इसको कैसे मैनेज करना है ये मुझसे अच्छा या किसी अन्य टीचर से अच्छा आप समझते हैं। आप समझते हैं आपकी वास्तविक परिस्थितियां क्या हैं, आप समझते हैं कि आप कितना हम लोगों को यूज कर सकते हैं और हाउ टू यूज, कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो आपको 7 से 8 घंटे पढ़ाई करनी ही होगी। एक बात ध्यान रखिए, पढ़ाई सिलेक्शन बलिदान मांगता है, समय का, इच्छाओं का, वो मांगता है मेहनत, समर्पण मांगता है, ये आपको करना होगा पहला। दूसरा आपको क्या ध्यान करना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ें, सिलेबस अकॉर्डिंग आपका स्टडी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आपकी स्टडी सिलेबस के अनुसार होनी चाहिए, जो एग्जाम में आ रहा है वही पढ़ना है। बाकी कई बार क्या होता है कि भाई हमें कोई चीज पसंद है लेकिन वो टॉपिक नहीं आ रहा, अगर पसंद नापसंद को अलग रखिए, जरूरत और ना जरूरत को अलग रखिए, दोनों चीजें अलग हैं, पसंद और जरूरत दोनों अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो जो जरूरी है वो ही पढ़ना है, यही देखना है कि भाई अगर आपको मान लो जैसे मैं बात करता हूं आरपीएससी की, आरपीएससी में अगर अलंकारों की बात करो तो 9 अलंकार दिए हैं, आप 10वां अलंकार मत पढ़ो। जैसे मानवीकरण अलंकार उन्होंने नहीं दिया टॉपिक में, तो मानवीकरण नहीं आएगा, पर्सोनिफिकेशन पढ़ने की क्यों जरूरत है भाई, आपको तो 9 पढ़ने हैं ना। अब एक अलंकार है मान लीजिए दृष्टांत अलंकार, तो आरपीएससी ने दृष्टांत अलंकार को दे दिया, अब आपको 25 अलंकार याद हैं, उसमें से दृष्टांत आपको याद नहीं है, तो क्या फायदा, पेपर में दृष्टांत से आ गया, तो आपके जो 25 अलंकार है वो तो बेकार हो गए ना। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।
सिलेबस के अकॉर्डिंग कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। देखिए मेरी YouTube पर बहुत सारी क्लासेस हैं टॉपिक वाइज, आप सीधा सर्च कीजिएगा हिंदी साहित्य वाइज शिवम त्यागी और आपको थंबनेल पे आपको टॉपिक दिख जाएंगे। अच्छा आपको आदिकाल पढ़ना है, भक्तिकाल पढ़ना है, अच्छा हमको तुलसीदास जी को पढ़ना है, अच्छा हमको सूरदास जी पढ़ने हैं, अरे सर विद्यापति की क्लास सही थी बेटा, क्लास में विद्यापति को भी पढ़ाया गया है। तो आप ऐसे करके पढ़िएगा, ठीक है मेरे प्यारे लाडलो। तो ये तो आपका स्टडी अकॉर्डिंग टू सिलेबस हो गई, ठीक है। इसके बाद इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, कितनी गहराई तक पढ़ें। तो ऐसी कंडीशन के लिए आपके पास एग्जाम पैटर्न का आपको पता होना चाहिए। एग्जाम का पैटर्न क्या है, प्री और मेंस में एग्जाम होगा या केवल एक ही एग्जाम होगा, प्री और मेंस अलग अलग अगर होंगे या फिर क्वालिफाइंग पेपर और मेन पेपर अलग अलग होगा मुख्य विषय का, तो किसके नंबर से मेरिट बनेगी, क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, एक प्रश्न कितने नंबर का है, पिछली बार मेरिट कहां पर गई थी, इस बार क्या संभावना है, पहला पेपर इस पेपर से कितना ईजी था, 2022 का पेपर था 21 से कितना टफ था या ईजी था, 21 वाला 20 के कंपेरिजन में कितना था। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखो बच्चों पता होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप एक सफल अभ्यर्थी की श्रेणी में नहीं आते। फाइनली हर बात का एक ही परिणाम निकलेगा, पता है क्या निकलेगा, अभी बता देता हूं। 10 सेकंड में वीडियो खत्म हो जाएगी, इतनी बात को समझ लो, मेहनत। बस 10 नहीं 1 सेकंड का शब्द है मेहनत। और इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे, ये रणनीति हमारी है। तो एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। उसके लिए आपको पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू जैसे मान लो राजस्थान है, मैं राजस्थान का पीवाईक्यू तुम्हें सोल्व कराऊंगा, 3-4 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी। उड़ीसा का पीवाईक्यू मैं आपको सोल्व करवा दूंगा भाई। जैसे आपका उत्तर प्रदेश के एग्जाम आएंगे, यूपी के पीवाईक्यू मैं करा दूंगा आपको, हरियाणा का पीवाईक्यू करा दूंगा, बिहार में TRE 4.2 होगा उसका पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा। मेरे द्वारा कराया हुआ पूरा एक्सप्लेन करके मैं पढ़ाऊंगा, तो आपको ये भी पता लग जाएगा अच्छा सर यहां से इस लेवल का सवाल आ रहा है। अब जैसे मान लीजिए आपने तुलसीदास जी को ही पढ़ा, अब एक प्रश्न तो तुलसीदास जी से आ गया कि तुलसीदास जी की रामचरितमानस कब लिखी गई थी। एक आया रामचरितमानस कौन सी शैली में लिखी गई है। एक आया रामचरितमानस के अंदर से चौपाई दे दी, उस चौपाई को एक्सप्लेन करा लिया। तो क्या तीनों बातों में डिफरेंस नहीं है? तो ये तो एक लेवल बढ़ गया ना। जैसे मान लो रामचरितमानस है, रामचरितमानस में पहला कांड कौन सा है। अब जैसे RPSC उन्होंने बालकांड सबसे पहला कांड ही सिलेबस में लगा दिया, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। वहां से हो सकता है कोई चौपाई आ जाए, कोई दोहा आ जाए, कोई सोरठा आ जाए, तो ऐसे करके आपको समझना होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके अलावा बात नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, टॉपिक वाइज वेटेज। देखिए ये होता है आपका जो है हाई टू लो ऑर्डर में लगाना। जिस टॉपिक से एग्जाम में सबसे अधिक प्रश्न आते हैं उस टॉपिक को सबसे अधिक समय दीजिए, जिससे कम आते हैं उसको कम समय, जिससे सबसे कम आते हैं उसको सबसे कम समय दीजिएगा। ये आपके पास इतना जो एक रणनीति आपके पास होनी चाहिए, इसके बिना आप लोग बहुत अच्छा देखिए परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर व्याकरण 150 नंबर का राजस्थान में RPSC का PGT का पेपर आएगा, उसमें मान लो ग्रामर के 5 प्रश्न आएंगे, तो फिर आप ग्रामर को क्यों रोज 2 घंटे दोगे? तो भैया 5 प्रश्नों के अनुसार ही दो ना। फिर आपने पढ़ा सर हिंदी साहित्य का आदिकाल है, 10 प्रश्न यहाँ से आए थे। सोचो एक आदिकाल से टॉपिक से 10 प्रश्न आ गए, केवल आदिकाल से। पूरी ग्रामर से 5 प्रश्न आए। तो ये मत देखो टॉपिक बड़ा है या छोटा है, टॉपिक से आ कितना रहा है, टॉपिक वाइज वेटेज यही देखनी है बस हम लोगों को। जीवन में किसको ज्यादा जो है समय देना है, ये निर्भर करता है कि उसकी योग्यता हमारे लिए रिलायबल कितना है, हमारे काम कितना आने वाला, ये हमारे काम आने वाले टॉपिक्स हैं, उनको पहले पढ़िएगा। ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें अपनी कुछ आपका मॉक टेस्ट लगा लेने हैं। मॉक टेस्ट में आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट से आपको पता लग जाता है कि आपके किस टॉपिक में नंबर अच्छे आए हैं, किस टॉपिक में नंबर थोड़े लो रहे हैं, किस में उससे भी ज्यादा कम रहे हैं। तो जिसमें कम नंबर हैं उसको ज्यादा समय दीजिएगा, इससे आपकी सब्जेक्ट की क्वालिटी बढ़ती चली जाती है। कई बार क्या होता है कि हिंदी में या कोई भी विषय हो, देखिए मैं तो हिंदी की मुख्यतः बात करूंगा, हिंदी PGT की, तो कई बार क्या होता है ना कि मतलब हमें ना एक विषय का एक टॉपिक ज़्यादा अच्छा लगने लगता है और उसमें हम इतने कंफर्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और उसी के जैसा अगला टॉपिक है उसमें हमारा सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तो ऐसा आपने नहीं करना है। मॉक टेस्ट आपको ये बताने में सहायक होता है कि आपके कौन से टॉपिक में कितनी तैयारी है। एक बात और हमेशा ध्यान रखना, मैं हमेशा कहता हूँ प्यारे बच्चों, अगर आपके किसी टॉपिक में 90% नंबर आ गए तो इस बात का मतलब ये नहीं कि आप उस टॉपिक को 90% जान गए हो। वो नंबर आना अलग और उसकी बारे में जानकारी अलग है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। 5वीं बात कंटिन्यूटी। देखिए भाई एक बहुत छोटी सी बात है, जब किसी पत्थर पर पानी गिरता है ना
तो पत्थर टूट जाता है, पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं, है ना। रस्सी जब पत्थर पर घिसती है तो पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं। पता है क्यों? रस्सी बलशाली है, जल बलशाली है? नहीं, निरंतरता, कंटिन्यूटी, लगातार। आपकी निरंतरता जितनी रहेगी उतना ज्यादा आप काम करेंगे। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। देखिए, आपको एक ये सड़क है, इस सड़क पर जो है ना प्यारे बच्चों आपको चलाना है, तो आप ना पहले दिन, आप अभी प्यारे बच्चों ना जो है इस अवस्था में है, आप ना प्यारे लाडलो इस वाली अवस्था में है। ध्यान से समझना मेरे एग्जाम्पल को। अगर ये एग्जाम्पल आप समझ गए तो आपको चीजें, आप अभी ना इस अवस्था में, इस सड़क पर चलने के लिए, है ना। जैसे आप धीरे धीरे अपने ऊपर वर्क करते चले जाएंगे तो आपकी अवस्था थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। फिर ना आप लगभग ऐसी परिस्थिति में आ जाएंगे, आप प्यारे बच्चों एक ऐसी परिस्थिति में आ जाएंगे, ठीक। तो इसके बाद जब आप और भी ज्यादा मेहनत करोगे तो आपकी परिस्थिति हो जाएगी ये, और फिर आप अपनी सड़क पर, इस सड़क पर सरपट दौड़ने के लिए तैयार हो गए। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमेशा। आप इससे ये बनेंगे और इससे प्यारे बच्चों ये बनेंगे। तो आप अभी जब तक मेहनत नहीं कर रहे तो आप इस अवस्था में हैं। धीरे धीरे अपने आप को तोड़िए, अपने आप को संवारिए, अपने आप पर कार्य कीजिए, अपने ऊपर अपना समय को खर्च कीजिए, अपने ऊपर मेहनत कीजिए, और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और इसके अलावा नंबर 6, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी ही कस्तूरी को, बड़ा कठिन है हासिल करना खुद से खुद की दूरी को। आप खुद से खुद की दूरी को तय नहीं कर पाते, ये सबसे मुश्किल बात है। समय को पहचानो, स्वयं को पहचानो। अगर आप समय को पहचान गए तो आप स्वयं को भी पहचान जाएंगे। अपनी शक्ति जानिए, का चुप साधी रहो बलवंता। आप तुम क्यों चुप हो, हनुमान जी है ना, आपने प्रसंग सुना भी होगा ये वाला। तो यही आपको करना है कि भाई हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे, तो जब हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे तो फिर जो है जामवंत जी ने याद दिलाई जब वो जाने वाले थे, जो है श्रीलंका लंका जाने वाले थे। तो यही तुम्हारी स्थिति, अपनी परिस्थितियों को, अपनी शक्तियों को याद कीजिएगा। जैसे जैसे आप अपने आप को मेहनत करेंगे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप सब कुछ कर सकते हैं बशर्ते आप उसको करने का मन में ठाने, और उसके लिए आप लोग जो है मेहनत करें, सलीके से मेहनत करें। सारे सलीके मैंने आपको बता दिए। इन सब के लिए अगर आपको साहित्य की क्लास चाहिए तो मेरी साहित्य की बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पर हैं, मैं आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों। आपको केवल और केवल सर्च करना है हिंदी साहित्य बाई शिवम त्यागी। तो जैसे प्यारे बच्चों आप हिंदी साहित्य बाई शिवम त्यागी सर्च करेंगे तो प्यारे लाडलो आपको बहुत सारी जो है मेरी वीडियो दिख जाएंगी। अभी मैं आपको प्यारे बच्चों एक मिनट दिखा देता हूँ ये सारी वीडियोस, हटा देते हैं इसको। चलिए प्यारे बच्चों देखिए, अगर आपको देखना है कि सर जो हम अगर हम हिंदी पढ़ें तो कैसे पढ़ें, तो आप प्यारे बच्चों यूट्यूब पर जाएंगे और यूट्यूब पर आप सीधा सीधा सर्च कर लेंगे हिंदी साहित्य बाई शिवम त्यागी। कुछ सर्च मत करो, बस केवल इतना लिख लो प्यारे लाडलो, हिंदी साहित्य बाई शिवम सर या शिवम त्यागी। अरे शिवानी मैडम कहाँ से आ गई हमारी, हम तो शिवम सर सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो शिवम सर आप सर्च कर लीजिएगा। तो जैसा आप हिंदी साहित्य बाई शिवम सर सर्च करेंगे तो आपको ये वाली प्लेलिस्ट आपको ओपन हो जाएगी, और आप इस प्लेलिस्ट में देखिए कोई भी वीडियो देखिए। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो मैंने अचानक से कोई वीडियो खोली है, ठीक है, मेरे को नहीं पता कौन सी वीडियो है। अब इस वीडियो में आपको मान लीजिए आपका एक टेस्ट मैंने बच्चों का लिया था, तो अब यहां से मान लीजिए हमारे सामने एक प्रश्न है आपका, ये प्रश्न आपका ये है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस वाले प्रश्न को आपको सोल्व करना है। तो अब देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, मैं कैसे पढ़ाता हूं। ये 20 मिनट से प्रश्न स्टार्ट हुआ है और इस प्रश्न को कितनी देर तक एक्सप्लेन किया गया प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे हिसाब में प्रश्न नंबर 3 अब आया है 34 मिनट तक, तो यहां पर आया तो 33। एक प्रश्न पर 12 मिनट की चर्चा की गई है। पता है क्यों? आप लोगों के लिए, आपको ध्यान से सारी चीजें समझ में आ सकें। भैया एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको मैं इसी में दिखाऊं, अगर मैंने यहां पर बच्चों को भक्ति का उधर दक्षिण भारत के जो 12 आलवार हैं, 12 में से 5 आलवार मैंने बताया कि पहले आलवार याद रखो, 5वें आलवार, 8वें आलवार, 9वें आलवार, 12वें आलवार। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को क्यों बताता हूं प्यारे बच्चों, इसीलिए बताता हूं ताकि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएं और आप लोग अच्छे से अपना एग्जाम दें, क्वालिफाई करें, आप लोग जो है अपने सपनों को साकार करें। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको 6 बातें बताई हैं एक बार शॉर्ट में आप देख लीजिएगा, ताकि
ताकि आप लोग जो है इन पर याद रख पाएँ, कार्य कर पाएँ। सबसे पहले 7 से 8 घंटे आपको पढ़ना है, स्टडी सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है, एग्जाम पैटर्न के लिए PYQ को आपको फॉलो करना है, टॉपिक वाइज वेटेज के अनुसार आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, ज़्यादा नंबर जहाँ से आते हैं उसको ज़्यादा पढ़ना है, टॉपिक को कंटिन्यूटी आपके अंदर होनी चाहिए। मेहनत करोगे तो यहाँ से यहाँ आने में लंबा समय नहीं लगेगा। अपने आप को पहचानो, सबसे बड़ी पावर है सेल्फ कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर होना चाहिए। चलिए प्यारे बच्चों, नमस्कार, बहुत बहुत आप सबका जो है शुक्रिया, आप सबका जो है आभार, आपने वीडियो को अंत तक देखा है। जल्दी ही मैं RPSC से रिलेटेड आपके लिए एक बैच लॉन्च करूंगा हिंदी साहित्य का, जिसमें सारी हिंदी में ही पढ़ाने वाला हूं। जल्दी ही मैं आपको OSSC उड़ीसा से रिलेटेड एक बैच लॉन्च करूंगा, और इसके बाद BPSC 4.0 के लिए भी मेरा बैच आप लोगों के लिए आने वाला है। Y887 कोड का यूज करके आप बैच परचेज कीजिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा।